शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले जो कि विषय है हिंदी का वैश्विक प्रसार और जनसंचार माध्यम। आप सभी लोग विषय से अवगत हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जनसंचार माध्यम क्या होते हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रियदर्शन जी से। आपके 5 मिनट शुरू होते हैं। आप सर जी बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, बिना किसी औपचारिकता के शुरू कर रहा हूँ। इन 5 मिनटों पे पिछले 50 मिनटों का दबाव भी है, क्योंकि जो बातें हो रही थी असल में जनसंचार माध्यमों की तो बात करेंगे, जो अचानक इन्होंने दुनिया भर के बौद्धिक विमर्श की चुनौती बहुत बड़ी कर दी है। देखिए, मैं हिंदी प्रेमी जैसा शब्द अपने लिए इस्तेमाल करने से बचता हूँ। मैं हिंदी प्रेमी नहीं हूँ। मैं एक सजग नागरिक हूँ जिसकी एक भाषा है, जिसकी हिंदी एक भाषा है, और मैं जानता हूँ कि जैसी हर भाषा होती है वैसे हिंदी एक भाषा है। हर भाषा के कई लेखक होते हिंदी के भी हैं। भारत में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जो बिल्कुल ठीक बात थी कि हम इकोनॉमी में छलांग लगा रहे हैं, सब कुछ में छलांग लगा रहे हैं, हिंदी कहाँ फंसी जा रही है। असल में 2 तरह के भारत हैं। एक भारत वो है जो इकोनॉमी में 4थे नंबर पे आने की कोशिश कर रहा है, 5वें नंबर पे, 3रे नंबर पे आने की कोशिश कर रहा है, और एक भारत है जो प्रति व्यक्ति आय में 136वें नंबर पे है। हमारे यहाँ भयानक विषमता है। एक भारत अंग्रेजी बोलने वाला है जो फ्लाईओवर के ऊपर से अपनी कार से गुजरता है। दूसरा भारत हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं वाला है जो उस फ्लाईओवर के नीचे सोया रहता है। हमारा बजट हिंदी में पेश होता है। सिर्फ ये दूसरी बात है कि हमारी पूरी की पूरी राष्ट्रीयता की जो अवधारणा है वो यूरोप जैसी नहीं कि कहीं फ्रेंच के दम पे, कहीं अंग्रेजी के दम पे, कहीं स्पेनिश के दम पे। हम कई भाषाओं का एक गुलदस्ता है। अगर तमिल बढ़ रही है तो हिंदी बढ़ेगी, अगर मराठी बढ़ रही है तो हिंदी बढ़ेगी, अगर बांग्ला बढ़ रही है तो हिंदी बढ़ेगी। दुर्भाग्य से हिंदी में एक बेईमानी हिंदी वालों ने की, जो भारत में आप त्रिभाषा फार्मूला था, उसमें आपने संस्कृत पढ़ ली दूसरी भाषा के रूप में। अगर हमने तमिल पढ़ी होती, हमने मराठी पढ़ी होती, हमने बांग्ला पढ़ी होती, हमने मलयालम पढ़ी होती, तो उनको भी लगता कि वो हिंदी पढ़े, उनके लोग आके हमें पढ़ाने वाले मिलते। वो सांस्कृतिक लेन देन इतना ज्यादा होता कि भारतीय भाषाएं शिखर पे होती। दुर्भाग्य से इसको छोड़ देते हैं। मैं दूसरे मसले की ओर आता हूँ जिसका वास्ता जनसंचार से है। देखिए, हिंदी फैल रही है। हिंदी बड़ी तेजी से दुनिया भर में फैल रही है। इसका प्रमाण हिंदी की फिल्में हैं। कुछ कुछ होता है का जिक्र हो रहा था। सारी की सारी फिल्में दुनिया भर में कारोबार कर रही हैं। बहुत सारा कुछ हो रहा है। बल्कि भोजपुरी में भी अब तो मैं देख रहा हूँ कि तमाम कैरेक्टर बाहर के बोलते भोजपुरी भी सुनाई पड़ते हैं। अभी क्रिकेट की कमेंट्री IPL की भोजपुरी तक में शुरू हो गई है। लेकिन हिंदी का ये बढ़ना किस रूप में हो रहा है? हम लगातार बोली के रूप में रिड्यूस हो रहे हैं। भाषा के रूप में हिंदी नहीं बढ़ रही है। हिंदी के वैज्ञानिक नहीं दिख रहे हैं। हिंदी में काम करने वाले डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं। जो इंडिया बाहर जाके अपना झंडा बुलंद कर रहा है वो अंग्रेजी वाला है। हिंदी एक बोली के रूप में दिख रही है जो उसके नॉस्टैल्जिया को पूरा करती है। जो बाहर हिंदी फिल्में देख के खुश होता है, हिंदी की टीवी सीरीज देख के खुश होता है। तो हिंदी की पहली चुनौती, और देखिए प्रक्रिया बड़ी तेजी से बदलती है। आप इसको याद करें कि हिंदी जब शुरू हुई थी तो उसको खड़ी बोली बोलते थे, और जो ब्रज और अवधि जैसी थी उनको भाषाएं बोलते थे। और जितने बड़े कवि ब्रज और अवधि ने दिए, तुलसी हो, कबीर हो, उस काठी के कवि आज हमारे पास नहीं है हिंदी में। लेकिन 50 साल के भीतर जो खड़ी बोली थी वो भाषा हो गई, और जो भाषाएं थी वो बोलियों में बदल गई। वो ब्रज और अवधि बोली हो गई। आज स्थिति और बदल गई है। हम लोग जब बच्चे थे तो घरों में हिंदी, मराठी और दूसरी भाषा बोलते थे, स्कूल में अंग्रेजी बोलते थे। और आज स्थिति होगी कि हिंदी ने घरों में तो मराठी और इसको भोजपुरी को बेदखल कर दिया, और स्कूल में अंग्रेजी ने हिंदी को बेदखल कर दिया। तो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आज के जनसंचार माध्यमों से, पहले तो जनसंचार माध्यमों के नाम पे सिर्फ आपके पास टेलीविजन होता था, अखबार होते थे। आज जो पूरा का पूरा संसार है, जिसमें ट्विटर है, सोशल मीडिया के तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं,
वो सब अपने आप में एक पूरा देश है। फेसबुक अपने आप में एक पूरा देश है। ट्विटर जो एक्स हो गया है अपने आप में एक पूरा देश है। वो तय करता है कि दुनिया में कौन सी भाषा चलेगी, कौन सा विचार चलेगा। आप एक विचार रखते हैं, फेसबुक आपको ब्लॉक कर देता है। आप एक विचार रखते हैं, दूसरी संस्था आपको ड्रॉप कर देती है। तो हिंदी को एक मतलब उसमें जो हिंदी का काम है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैलाने का जो चैलेंज है, उसको बोली से भाषा में बनाने का भी, बदलने का भी चैलेंज है। हम लोग जिस बौद्धिक विमर्श के लिए जुड़े हैं उसका एक बड़ा योगदान इस बात में हो सकता है कि क्या हम ज्ञान विज्ञान की दूसरे अनुशासनों में हिंदी में काम बढ़ा रहे हैं। क्या हम लोग जो टीवी सीरीज बना रहे हैं, आप OTT सीरीज देखिए, उसमें हिंदी के संस्कार के नाम पे गालियां भरी पड़ी हैं। और दूसरा, शुद्धतावाद हिंदी को मारेगा। अगर आप तत्सम प्रधान हिंदी को हिंदी मानते हैं तो भूल जाइए कि तत्सम प्रधान हिंदी हिंदी का गला घोट देगी। हिंदी दुनिया की तमाम भाषाएं मेल जोल से बढ़ती हैं। पवित्रतावाद भाषाओं का नहीं, सबका संस्कृतियों का भी शत्रु होता है। मॉरिशस जैसी जमीन सबसे ज्यादा यही सिखाती है, जो बहुत सारी संस्कृतियों के मिल से खड़ी हुई है। भारत यही सिखाता है, जहाँ की राष्ट्रीयता बहुत सारे धर्मों, बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारे क्षेत्रों के परस्पर सम्मान से आगे बढ़ती है। क्या बात। तो ये जो चीज है इसको हमको समझना होगा। और एक जो बड़ी लड़ाई है जो हिंदी को आगे बढ़ाने की, उसका चैलेंज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ज्ञान विज्ञान के दूसरे अनुशासनों में। और क्या हम अपना कोई सोशल मीडिया नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं हिंदी का? ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। ट्विटर में 2 कोशिशें हुई। पहले ट्विटर जैसा एक मूषक नाम का इंदौर से शुरू किया, वो फेल हो गया। दूसरा तो भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी ट्विटर को हराने के लिए। क्या था वो? कू फेल हो गया वो। हाँ, नहीं, जो भी किया गया, लेकिन कमजोर जो होता है हार जाता है। हाँ, जो कमजोर होता है वो हार जाता है। ताकत कहाँ है देखनी होगी, और ताकत कैसे अर्जित की जाती है। तो ताकत जो संस्कृति की होती है वो लड़के नहीं अर्जित की जाती है, वो मिल के, सीख के, आगे बढ़ के, सबके हाथ थाम के हासिल की जाती है। तो सिर्फ हिंदी प्रेमी न हो, भाषाओं के, संस्कृतियों के, सूरीनाम, गुयाना, ऐसा क्या होता है कि जो न्यायपाल निकलता है अंग्रेजी का लेखक हो जाता है। हिंदी में हम लोग जब देखते हैं प्रवासी भारतीय, तो आधी से ज्यादा कविताएं इस बात पे होती है कि जय माँ भारती तुम्हारी आरती, और हम हिंदी के सेवक, हम हिंदी के रक्षक टाइप की कविताएं हो जाती हैं। बिल्कुल। आखिर कोई बौद्धिक प्रखरता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है भारत के पक्ष में, भारत की आलोचना में, भारत के सम्मान में? आप अपने देश को, अपने मिट्टी को, अपने लोगों को कब लिखेंगे? तो प्रवासी साहित्य भी जो आधा से ज्यादा लिखा जा रहा है, मुझे माफ कीजिएगा बोलने के लिए, वो बहुत ही प्राथमिक सतही लेवल का लिखा जा रहा है। उसको महसूस करने की, प्रवास की जो वास्तविक पीड़ाएं या संभावनाएं हैं, दोनों को समझने की एक जो नई अंतर्राष्ट्रीयता बन रही है, उसको जज्ब करने की इन सब की जरूरत है। बहुत मेरा 5 मिनट हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शन जी। NDTV से जुड़े हुए हैं, 2003 से हैं। प्रियदर्शन जी बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी पे बात की उन्होंने, अंग्रेजी में MA किया हुआ है सर आपने। बहुत बहुत तालियां आपके लिए। और बड़ी बढ़िया बातें जो आपने कही, नॉस्टैल्जिया वाली बात दिल को छू गई कि हिंदी के नॉस्टैल्जिया में हम न रहें। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विश्वास चौहान जी को, जो कि सदस्य हैं प्रशासनिक मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भोपाल के, और विधि के भी एक्सपर्ट हैं, लॉ के भी। विश्वास जी आपका स्वागत है। समय होता है अब। आज के इस विश्व रंग में अपने अपने साहित्यिक क्षेत्र के महारथी, मंचस्थ और मंचेतर चितेरे रंगबाज बंधु बहनों, जैसा कि अभी वेदना व्यक्त की गई है, निश्चित रूप से पूर्व और पश्चिम की मिश्रित वर्ण संस्करण भारतीय मिश्रित संस्कृति में पूर्व और पश्चिम की मिश्रित वर्ण संकर भाषाई संस्कृति के अवस्थागत परिवर्तनों को आत्मसात करने में हम सब लोग कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और अंतर्द्वंद से निकलने का मार्ग जो है
वो हमने खोजा है हिंदी के वैश्विक प्रसार में जनसंचार। तो ये कहानी जो प्रारंभ होती है जब बिन कासिम का आक्रमण हमारे यहाँ देवल और सिंध के समय हुआ, तो हम ही उसकी खुशामद में अपनी संस्कृति या संस्कृत भूलकर वो अरबी और उसकी भाषा में हम बात करने लगे। जब मुगल और तुर्क आए तो हमने फारसी और उर्दू सीख ली, और जब अंग्रेज आए तो हमने एक टट्टू की तरह अंग्रेजी का बस्ता अपने कंधों पर लादकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। तो ये एक विचित्र स्थिति हमारे यहाँ है। जैसा बताया कि परिवारों से हमारी मातृभाषा गायब हो गई और स्कूलों से हमारी हिंदी भाषा गायब हो गई, यानी मातृभाषा ने हिंदी को गायब कर दिया और स्कूलों में से जो है अंग्रेजी ने हिंदी को हटा दिया। तो वास्तव में किसी भी देश की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, बात है, किसी देश की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। तो भारत की बॉडी लैंग्वेज क्या है? और भारत की बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण मिलता है रामायण के वाल्मीकि खंड में। जब सुग्रीव हनुमान जी को भेजता है रामचंद्र और लक्ष्मण को देखते हुए, कहीं बाली ने इनको तो नहीं भेजा, तब लक्ष्मण को राम हनुमान जी का परिचय करता हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति है इसके लेखन, इसके जो व्यक्त करने का तरीका है, इससे पता चलता है कि इसे ऋग्वेद का ज्ञान है, इससे पता चलता है कि इसे यजुर्वेद का ज्ञान है, इससे पता चलता है कि इसने सामवेद भी सीखा है, इसलिए इसकी भाषा में और वर्तनी में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो इसी भारत की कोई एक बॉडी लैंग्वेज हमें विकसित करना पड़ेगी जो सर्वमान्य हो, सर्वव्यापक हो। और इसी दृष्टि से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये दिखती भी है। आज आप देखिए बालों में कलर लगाने का एक विदेशी प्रोडक्ट हमारे पास आता है, उसके अंदर से कागज निकलता है जिसमें ना केवल हिंदी बल्कि गुजराती, मराठी और तमिल, तेलुगु में भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ये भारत की भाषाओं की बाजारवाद पर एक कठोर पकड़ को दिखाता है। इसी को आगे लेकर बढ़ना होगा। हम जब विश्व में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, तो मांगे कि हमारी भारतीय भाषा में हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। आप जाएंगे अगली बार तो देखिएगा कि आपको वहाँ हिंदी में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में भी वो इंस्ट्रक्शन वहां पर लिखे हुए मिलेंगे। तमिल और तेलुगु में लिखना उनको पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बाजारवाद से ही दुनिया चल रही है। और जो जनसंचार के माध्यम में यदि हम देखें तो इनको बाजारवाद, समाजवाद, संस्कृतिवाद, संप्रदायवाद, ये सभी तरह के घटक प्रभावित कर रहे हैं। और ये परंपरागत भी है, इलेक्ट्रॉनिक है, मुद्रित है, मौखिक है। इन सारी चीजों में यदि हम देखें तो पाठक सर्वेक्षण कुछ विश्व स्तर पर भी हुए हैं और भारत के स्तर पर भी हुए हैं। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं और उनसे पता चलता है कि आज इंटरनेट पर अंग्रेजी सिर्फ 19% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जबकि हमारी हिंदी 90% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। और आज की स्थिति में 50 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर भारतीय भाषाओं या हिंदी में अपनी बात को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो ये कहने की हमारी बढ़ती। और भारत तो ऐसे संतों का देश है जिन्होंने बिना भाषा के मौन से भी अपनी बातों को कहने की कला ढूंढ ली थी। वो दक्षिण मूर्ति शंकराचार्य जी ने जिनकी कल्पना की है, तिष्ठत मूर्ति वट्टर मूले, और गुरुस्तो मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छद्मस्य, जो मौन रहकर भी अपने वृद्ध शिष्यों का छिन्न संशय को छिन्न कर देते हैं, वो भारत हमारा देश है। तो वास्तव में भारत को आगे बढ़ते हुए, और अंत में मैं एक श्लोक से अपनी बात खत्म कर देता हूँ। कठोपनिषद का स्तोत्र है, उसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और दशरथ का संवाद है। और इस संवाद के अंतर्गत राजा दशरथ ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि यदि मुझे रात्रि में मार्ग तय करना हो तो रास्ता कौन दिखाएगा? तो ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि रात्रि में अंधकार है तो चंद्रमा की रोशनी में मार्ग दिखा सकती है। फिर दशरथ पूछते हैं कि यदि अमावस की रात है, चंद्रमा निकला ही नहीं है, तो मैं मार्ग कैसे प्रशस्त करूंगा? तो ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दीपक की रोशनी से आप अपने मार्ग की ओर जा सकते हैं। फिर दशरथ पूछते हैं कि यदि अमावस की रात है, चंद्रमा निकला नहीं है और आंधियां तेजी से चल रही हैं, दीप भी प्रज्वलित नहीं है, तो मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? तब ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं अपनी वाणी और अपने अभिव्यक्ति की भाषा को मजबूत करो, वो आपको मार्ग दिखाएगी। आओ, मार्ग इधर से है, इस रास्ते पर आओ, यही आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। और मुझे लगता है आप पुरस्कार के हकदार हो सकते थे, पर 4.5 हुआ। बहुत अच्छा, समय को आपने बांध के रखा। अगली जो हमारी वक्ता हैं, जी हाँ, उनको मिला है भारतीय हिंदी सेवी संस्थान, प्रवासी भारतीय हिंदी सेवी संस्थान। इसके अलावा उन्हें गुजरात साहित्य महोत्सव में प्रवासी सृजन अमृत सम्मान और काफ़ी बड़े बड़े सम्मान उन्हें मिले हुए हैं। साहित्य शिखर सम्मान, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ दूरदर्शन आकाशवाणी से लंबे समय तक कार्य कर चुकी, वर्तमान में जर्मनी में स्थित डॉक्टर शिप्रा शिल्पी को जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत।
सभी की महनीय उपस्थिति को नमन करते हुए अपनी बात को सीधे सीधे कहूँगी। यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हैं, उनके समक्ष मैं क्या ही बोलूँगी। अभी सीख रही हूँ और सीखने का माध्यम जनसंचार रहा है, क्योंकि उसी में मेरी रिसर्च रही है। और एक प्रथम वाक्य में ही शायद आज का जो विषय है उसकी सार्थकता आपको पता चल जाएगी। आज जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, विश्व हिंदी सचिवालय के विश्व रंग के 2024 के महोत्सव में, ये जनसंचार का ही प्रभाव है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। गांधी जी ने तो पदयात्रा की थी, लेकिन जवाहर सर ने जो है जनसंचार यात्रा एक की, और जिसके जोरदार तालियां जवाहर। बिल्कुल, और देशों को यहाँ पर जोड़ा है। तो निश्चित तौर पर वो व्यक्तिगत रूप से तो किसी को नहीं जानते थे, पर ये जो जनसंचार माध्यम है, इनके माध्यम से हम आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं बात करती हूँ, चाहे यूट्यूब पे आप देख लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि 2050 तक हिंदी जो प्रमुख 10 मुख्य भाषाएं होंगी उनमें उन्हें हम गिन सकते हैं। साथ ही यदि देखें तो हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या विश्व में इस वक्त हर तीसरा व्यक्ति हिंदी को समझ रहा है, बोल रहा है। निश्चित तौर पर सर ने कहा, प्रियदर्शन सर ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों का उसमें बहुत प्रभाव है, निश्चित तौर पर है। और उसका एक मुख्य कारण ये है संगीत, और ये परंपराएं आज से नहीं चल रही। जनसंचार आज की बात नहीं है, प्रागैतिहासिक काल से आप देख लें वाचिक परंपरा चल रही है। सांकेतिक रूप में जनसंचार माध्यम हमारे समक्ष आते हैं। हमारे उत्सव जनसंचार माध्यम है। यदि ये ना होते तो जब हमने गणेश उत्सव का प्रारंभ भी आप सब जानते हैं, प्रिंट मीडिया के बंद होने के बाद हमने जनसंचार माध्यम के रूप में उसको प्रारंभ किया गया था। तो वास्तुकला हो, नहीं तो ना आपने सिंधु सभ्यता के बारे में आपको कभी पता न चलता। तो ये जो चाहे वो पात्र हो, चाहे मूर्तियां हो, हर बात जनसंचार से जुड़ी हुई है। जो बात किसी तक संप्रेषित करी जा सके वो जनसंचार है, सीधी सी बात है। और हिंदी की वैश्विक स्थिति की आपने बात करी, उसके प्रसार की बात की। जनसंचार माध्यम निश्चित तौर पर वो दूरदर्शन, आकाशवाणी सब जानते हैं, इतने सारे माध्यम हैं। और अगर हम देखें तो एक अभी भारत सरकार ने राजभाषा जो आपका विभाग है, उन्होंने एक लीला ऐप का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हिंदी को सिखाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके साथ आप देखेंगे कि अगर मैं जर्मनी की स्थिति में बात करूंगी तो जर्मनी में डॉयचे वेले एक दूरदर्शन, एक आकाशवाणी केंद्र है जिसमें हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाता है। मैं स्वयं हिंदी वहाँ पर पढ़ाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शुद्ध रूप में हिंदी को पढ़ाऊँ और व्याकरण दोष उसमें ना आने पाए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब मैं अपने छात्रों से कहती हूँ कि कपड़े बदल लो, एक सामान्य शब्द है, लेकिन वो मुझसे आकर कहते हैं कि वस्त्र परिवर्तन कर लूं, यदि आप कहें तो इतनी क्लिष्ट हिंदी भी हमें नहीं सिखानी है। तो मेरा मानना है कि चाहे वो YouTube से सीखते हो, बहुत सारी इस विषय में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो ये जितने भी जनसंचार माध्यम है, निश्चित रूप से हम सबको वैश्विक स्तर पर जोड़ते हैं, लेकिन हिंदी के प्रति कहीं ना कहीं नाइंसाफी करते हैं, अन्याय करते हैं, क्योंकि उस पर जो दिखाई जा रहे कंटेंट है वो निश्चित तौर पर उतना अच्छा नहीं है। उतना आप क्या लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो कुछ हम अपनी सोच को भी बढ़ाएं, क्योंकि AI के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ी सी विरुद्ध हूँ उसके, कि हमारा जो मानसिक स्तर है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, कम होती चली जाएगी। तो ये AI एक इसमें बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी और शोध की कमी आ जाएगी। हम शोध नहीं करेंगे, क्योंकि AI पे चैट GPT हो, आप देखते हैं उससे ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे आजकल चैट GPT से पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो क्या हिंदी पा रहे हो, उससे क्या लेकर आ रहे हैं। अनुवाद में ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि हमें सही शब्द नहीं मिलते और मूल आत्मा का हनन हो जाता है जो भी रचना होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ता है। जो मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर, मुझे लगता है कि हिंदी को यदि बढ़ाना है, उसको सही रूप में करना है, तो जैसे हम जर्मनी में रहते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, जर्मन्स अपनी भाषा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। आपको जाके पहले वहाँ पे अपनी भाषा को सीखना होगा, तभी आपको वहाँ पर कोई भी नौकरी या कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं, जितने भी संकेत होते हैं, सब जर्मन भाषा में होते हैं। तो आपको जब भारत में कोई विदेशी आता है तो हिंदी को प्राथमिकता देनी, एक छोटा कोर्स बनाइए उनके लिए, विदेशी भाषा का कोर्स बनाइए, जो कि उन्हें करके आना ही होगा। जो निर्देश हैं अगर हम उन्हें हिंदी में लिखें, ठीक है, बाइलिंगुअल रखिए, विश्व में अगर बढ़ना है
तो हमें समस्त भाषाओं का सम्मान करना होगा, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हम अपनी भाषा को सबसे पहले रखें। तो ये बात सीखनी होगी जर्मन से हमें कि अपनी भाषा को सबसे पहले रखते हैं, फिर अन्य भाषाओं को मान करते हैं। व्यवसाय के अवसर हमें उपलब्ध कराने होंगे, क्योंकि अगर कौशल से हम अपनी भाषा को नहीं जोड़ेंगे तो जितनी भी दुनिया में लुप्त प्राय भाषाएं हैं उनका कारण यही है कि वो प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं। तो जब तक आप अपनी भाषा को प्रयोग में नहीं लाएंगे, उसे व्यवसाय से नहीं जोड़ेंगे, रोटी से नहीं जोड़ेंगे, वो कभी पनपेगी नहीं। इसी के साथ मैं बहुत खूब, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कि जब तक भाषा को रोटी से नहीं जोड़ेंगे ना तब तक कुछ बात नहीं बनने वाली। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा विचार आपने डाला हमें, और जो आपने भाषा की सरलता की बात करी वो भी बहुत अति आवश्यक है। हालांकि मेरे पास समय नहीं है, चलिए मैं बहुत ही जल्दी से सुना देता हूँ। एक बार एक हिंदी के प्राध्यापक महोदय होते हैं, तो उनकी जो साइकिल है उसमें हवा कम हो जाती है। तो जैसे भारत में बहुधा होता है तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा रहता है, तो उसके पास हो जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आई होप आप लोग मेरे साथ। हे बालक, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अगले चक्र के चक्के को निकालकर उसमें अपनी लिपटी लगाकर अपने पवन पुस्तक यंत्र से थोड़ी सी पवन का समावेश करा दे तो मैं तेरा अत्यंत आभारी रहूंगा। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आया आपको? हे बालक, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अगले चक्र के चक्के को निकालकर उसमें अपनी लिपटी लगाकर अपने पवन पुस्तक यंत्र से थोड़ी सी पवन का समावेश करा दे तो मैं तेरा अत्यंत आभारी रहूंगा। बालक बोलता है, अब दिखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, आगे बढ़ा और कहीं जाके देख पाएंगे। खैर, भाषा की क्लिष्टता नहीं करेंगे। आगे हम बुलाना चाहेंगे रमा शर्मा जी को, जो कि जापान से आई हैं, मेरे पास में बैठी हैं, बहुत ही सौम्य सभ्य रमा जी। सबको नमस्कार। मैं बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरी आधी बात तो शिल्पी ने कह दी, क्योंकि जैसे जर्मन है वैसे ही जापान है, वो लोग अपनी भाषा को बहुत महत्व देते हैं। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी 2 लाइनें सुनाऊंगी जो यहाँ सबको मेरे ख्याल वो याद कर लेनी चाहिए, जो मैंने 8वीं कक्षा में लिखी थी। जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है, अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना न पाया है। जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है। और आगे मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी जनसंचार का माध्यम एक मेरी पत्रिका है जो मैं जापान से निकालती हूँ। जापान में जो रजिस्टर्ड है, जो भारत की पहली रजिस्टर्ड पत्रिका है, जिसपे हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि वो जापान में उसकी पत्रिका रजिस्टर्ड है। वहाँ के उसमें मैं, जैसे आप सब इतने अच्छा बता रहे हैं, कोर्स होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन उस कोर्स को करने के लिए हमारे बच्चे भी तो होने चाहिए। बच्चे जो हैं वो इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। मैंने खुद अपने ही घर में देखा, मैंने एक संस्मरण लिखा था, एक पत्रिका में छपा। मैंने अपने भतीजे को कहा, बेटे पढ़ेगा? बुआ का है। कहते कितना है? 3 पेज हो बुआ जी। मैंने कहा भाई मेरे ही अपने घर में अंधेरा है, मैं किसी को क्या कहूँ। खैर, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती सब हिंदी बोलते हैं, क्योंकि जब मैं जापान गई थी 35 वर्ष पहले, तब हम पति पत्नी ने यही डिसीजन लिया था कि घर में हिंदी बोलेंगे, नहीं तो हमारे बच्चों को सब कुछ आ जाएगा, हिंदी रह जाएगी। तो हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं। और पत्रिका में मैं बच्चों को उनकी पेंटिंग्स इनवाइट करती हूँ। उनकी पेंटिंग जिनकी चुनी जाती है उसका कवर पृष्ठ बनाते हैं, क्योंकि जो बच्चे अपनी पत्रिका देखेंगे वो उसमें 2 अक्षर लिखने भी शुरू कर दिए हैं, वो ज़रूर पढ़ना भी चाहेंगे। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश है। सबसे पहले हमें हिंदी बोलने वाले छोटे छोटे अपने नन्हे जो कोमल सी कलियां हैं, कोमल से फूल है, उनको हिंदी के लिए प्रेरित करें। अपने घर में हिंदी बोलें, हिंदी बोलने से ना शर्माएं। हम किसी भी होटल में जाते हैं, आजकल नॉर्मल है, वहाँ जाके हम ऑर्डर इंग्लिश में देते हैं, मैं हिंदी में देती हूँ। कोई मुझे अनपढ़ समझे, समझ ले। मैं वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट में गई थी, वहाँ पे भी जो एक मीटिंग हुई तो सब अपनी अपनी कंट्री का आए, तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है सबका। तो मैं हिंदी में बोली, वो कहते हैं जी इंग्लिश में बोलिए। मैं कहा मेरा देश, मेरे देश में आके सब जने अपनी भाषा बोल रहे हैं, मैं अपने देश में विदेशी क्यों बोलूं? तो कहते हैं इस बार बोल दीजिए, अगली बार हम हिंदी का ट्रांसलेटर लगा देंगे। तो इस तरह हमें छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो करने चाहिए। इसी से ही हिंदी बढ़ेगी। हिंदी बोलने में शर्म नहीं करिए, अपने बच्चों को सिखाने में शर्म नहीं करिए। जय हिंद। और बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया बात है रमा जी, जापान से आप आई हैं।
हम आपका विशेष सम्मान करना चाहते हैं कि आपने समय का भी ध्यान रखा और इतनी सटीकता से अपनी बात को संप्रेषित किया। आगे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे, जैसा मैंने कहा, पूजनीय, माननीय, और जिनके दम पर ये कार्यक्रम जो है पूरा हुआ है। हालांकि काफ़ी लोग लगे हुए थे, पर जवाहर कर्नावट जी एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर, मैं बोलना चाहूँगा आपके बारे में, 25 देशों के पिछले 120 सालों में जो पत्र पत्रिकाएं निकली हैं उसका उन्होंने अद्भुत संकलन किया है और बहुत उसमें प्रयास करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, हम कंजूसी यहाँ पे करेंगे, अगर हम उनका जितना सम्मान करें उतना कम है। और जनसंचार जो विषय है उस पर मैं बगैर समय लेते हुए जवाहर जी को माइक। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी 5 मिनट का समय है और विस्तार से पढ़ना है तो मेरी पुस्तक अभी अभी आ गई है, 27 देशों की 120 सालों में। केवल वो पत्रकारिता नहीं है, उसमें रेडियो भी है, उसमें टीवी भी है, लेकिन वो इतिहास हो गया है। तो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ और ख़ासकर मैं प्रियदर्शन जी की बात को भी आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा वो था ना, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो वो जो हमारी पत्रिकाएं निकल रही थी, वो पत्रिकाओं में पहले ज्ञान विज्ञान भी था, उसमें बहुत कुछ था। अब हम केवल कुछ पत्रिकाओं को देखकर खुश हो जाते हैं कि ऑनलाइन पत्रिका निकाल रही, लेकिन उसमें क्या छप रहा है? क्या हमने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा बना दिया है? इसलिए ये जनसंचार माध्यम अब विज्ञान के क्षेत्र में आए, चिकित्सा के क्षेत्र में आए, वहाँ पर ये जनसंचार माध्यमों को यदि हम हिंदी में लाते हैं तो हमारी हिंदी की बढ़त होगी। निश्चित रूप से अभी बहुत पत्रिकाएं अलग अलग देशों से निकल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि वो पत्रिकाएं केवल साहित्य तक सीमित है। उसमें कविताएं छप जाती है, उसमें कहानी छप जाती है, उसमें उपन्यास के अंश छप जाते हैं उसमें। तो ये जो परिवर्तन है वो जनसंचार माध्यम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी भविष्य का रास्ता हो सकता है। निश्चित रूप से वो माध्यम पत्रिकाएं भी हैं, बहुत आगे हम बढ़े हैं, हम दूरदर्शन के माध्यम से हम बढ़े हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर वो बड़े सीमित वक्त तक है। क्यों नहीं हमारे बच्चों को हम हिंदी माध्यम में क्यों नहीं देना चाहते? बोले सब पुस्तकें नहीं मिलती है, उसमें हमारे लिए ज्ञान के साधन नहीं मिलते हैं। तो ये जो जनसंचार के माध्यम है वो हिंदी को प्रचारित भी कर सकते हैं, प्रसारित भी कर सकते हैं और लोगों को हिंदी की बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। तो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि वो जो पत्रिकाएं थी, चाहे वो आप जानते हैं कि वहाँ पर जनसंचार माध्यम से ही हिंदी की क्रांति हुई। मैंने एक बात और लिखी है कि जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिताओं का योगदान रहा है, उसी प्रकार ये जो देश है, चाहे आप फिजी को ले लीजिए, मॉरिशस को ले लीजिए, वहाँ पर भी भारतीयों को एकत्रित करने में, उनके संघर्ष में इन पत्र पत्रिकाओं का उदाहरण है। इतिहास बहुत लंबा है। आप देखिए, डॉक्टर मणिलाल अगर मॉरिशस में आए तो उन्होंने हिंदुस्तानी शुरू किया। अगर यही डॉक्टर मणिलाल फिजी में गए तो उन्होंने सेटलर शुरू किया। और वो जो फिजी का पत्र है शांतिदूत, जो 85 वर्षों तक निकालकर रहा और उन लोगों को उन्होंने शिक्षित किया, उनको आगे बढ़ाया। इसी प्रकार मॉरिशस में 50 से 60 से मैं पूरा इतिहास मैंने एक लंबा लेख प्रवासी संसार में लिखा है। तो वो जो जनसंचार माध्यम की भूमिका है, वो भूमिका उस समय की भूमिका थी। अब उस भूमिका को बदलना होगा और हम वक्त के परिवर्तन के अनुसार हिंदी के जनसंचार माध्यमों को बदलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना वक्तव्य आज के लिए पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब जवाहर जी। और बस इसी तरह से कुछ आप कहें कुछ हम कहें और कार्रवाई करते रहे। और एक कार्रवाई जो बहुत बड़ा रहे हैं आगे, हमारे अमेरिका से आए हुए, जिनको न सिर्फ अमेरिका सरकार ने 2 बार सम्मानित किया है, इसके अलावा आपको यूके की सरकार ने भी सम्मानित किया है, फ्रांस और नेपाल की सरकार ने भी आपको सम्मानित किया है, और यूएस के जो शहरों में बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं उनका सफल आयोजन भी वो करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन एकमात्र इंद्रजीत शर्मा जी की। हिंदी का सूरज कभी अस्त नहीं होता। पूरी दुनिया में हम हिंदी बोलने वाले को मिल सकते हैं। हम लोग न्यूयॉर्क में बच्चों को, पूरे यूएसए में हिंदी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है और आर्य समाज के मंदिरों में हमारे पास टीचर हैं। हमारी कोई भी सेवा में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बच्चों को निःशुल्क हिंदी पढ़ा रहे हैं। वीकली हम लोग गोष्ठियाँ करते हैं हिंदी में, और एवरी ईयर न्यूयॉर्क समेत यूएसए में 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट में हम कवि सम्मेलन करवाते हैं निःशुल्क। उसमें हम आने वालों को नाश्ता और खाना भी देते हैं। इन सब के अलावा हम देखते हैं कि हिंदी में
आपको मैं बताऊं, दुनिया भर में ऐसी बात नहीं है हम लोग घबरा रहे हैं। यूएसए में, यूएस आर्मी में हिंदी बोलने वाले ले रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा हम हिंदी बोलते हैं। पुलिस में हिंदी के जवान हैं हमारे पास जो बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में स्पेशल, हर पोस्ट ऑफिस में 2-3 लोग रखे हैं उन्होंने जो हिंदी बोलते हैं। और इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए हिंदी बोलने वाले ही रखे जाते हैं, जिनको $15 घंटा मिलता है और काम कुछ खास नहीं है, सिर्फ बुजुर्गों के पास जाके उनसे बातचीत करनी है, उनको खुश रखना है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हिंदी का वो है। हिंदुस्तान में भी आज़ादी के टाइम हमारे पास 11 रेडियो स्टेशन थे, आज हमारे पास 222 हैं हिंदी के। और दूरदर्शन में, प्रचार माध्यमों में लगाएं आप, तो ऐसी बात नहीं है, हिंदी का बहुत बड़ा बोलबाला है। यूएस में भी जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल सर्विसेज हैं, उसमें भी हिंदी वाले लेते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेट्स जो जाते हैं यूएस से, उनको बकायदा 6-8 महीने हिंदी बोलना, हिंदी समझना, उसकी ट्रेनिंग लेकर ही जाते हैं वो दिल्ली में या हमारे जितने भी कौंसलवास हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हिंदी समृद्ध है, हम अच्छी रफ्तार से आगे को बढ़ रहे हैं और 1-2 दिन दूर नहीं है कि जब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिंदी का बिगुल बजाया था, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दिया जाए। क्योंकि हमारे पास 4 वक्ता और हैं। मैं रिपीट करना चाहूँगा, डॉक्टर शशि दुखन हैं, शालिनी वर्मा हैं, अपर्णा वत्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, और हमारे अध्यक्ष महोदय स्वयं ओम थानवी जी, जिनको हम सुनना चाहेंगे। तो मैं अगला नाम जो बुलाने जा रहा हूँ वो है अपर्णा वत्स का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, बहुत एक्टिव हैं, रेडियो पर भी काम है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में भी है, ब्रॉडकास्टर हर सब जी, हाँ। और बहुत बहुत जिसे क्या कहें, मतलब आपकी जितनी तारीफ की जाए, आपके शब्दों से हम सुनते हैं। बिल्कुल 5 मिनट के समय में प्रयास वो करेंगी। खड़ी बोली के बारे में बोला गया, तो बता दूं कि जो खड़ी बोली के जनक हैं उनके परिवार से हूँ। मैं हरियर जी की परपौत्री हूँ। और क्या बात। बड़े ही आज मन बहुत व्यथित है और हृदय विदारक समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। तो जो हमारे भाई बहन हैं बांग्लादेश में, तो आपके पास अगर 1 सेकेंड का भी वक्त है तो उनको याद कर लीजिए। आरंभ करती हूँ। धन्य अस्मि भारत बहन, अर्थात भाग्य मेरा कि मैं भारतीय हूँ। और ये जो पोथी आप देख रहे हैं, इससे डरिएगा मत, 5 मिनट ही लूँगी। ये इसका हमारी जो संबोधन है आज का, इसका बहुत बड़ा हिस्सा पावर पॉइंट में था। तो हमने आप लोगों को प्रोत्साहित करूंगी कि कृपया आके ये नंबर्स देख लीजिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ बातें हुई हैं कि हिंदी के लिए कि क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों को आज ये पोथी बताएगी कि क्या हो रहा है। तो देश कोई भी हो, उसकी पहचान वहाँ बोली जाने वाली भाषा से होती है। भारत की आत्मा है हिंदी। भारतवर्ष की राजभाषा के साथ साथ देश में सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत के प्रत्येक राज्य में हिंदी बोली व जानी जाती है। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद से और विशेष रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से जनता तक पहुंचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका निर्वाहन करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया। मीडिया समाज को अनेक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करता है। इससे समाज की विचारधारा प्रभावित होती है। मीडिया को प्रेरक की भूमिका में भी उपस्थित होना चाहिए, जिससे समाज एवं सरकारों को प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त हो। मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का रक्षक भी होता है। वह समाज की नीति
परंपराओं, मान्यताओं तथा सभ्यता एवं संस्कृति के प्रहरी के रूप में विशेष भूमिका निभाता है। पूरे विश्व में घटित विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों को मीडिया के माध्यम से ही मिलती है, अतः उसे सूचनाएं निष्पक्ष रूप से ही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहिए। मीडिया एक समग्र तंत्र है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा, इंटरनेट आदि सूचना के माध्यम सम्मिलित होते हैं। अगर समाज में मीडिया की भूमिका की बात करें तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि समाज में मीडिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान दे रहा है एवं उसके उत्तरदायित्वों के निर्वाह से समाज पर उसका सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहा है। इंटरनेट, अब बात करते हैं इंडिया अर्थात भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वैश्विक संख्या 2024 और 2029 के बीच कुल 1.1 बिलियन उपयोगकर्ता। सोशल मीडिया जहां वर्तमान में संचार व अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम की भूमिका निभा रही है, वहीं जनमानस की भाषा माने जाने वाले हिंदी भी सोशल मीडिया में अपनी सशक्त पकड़ बनाए हुए है। आज हिंदी ने वो स्थान प्राप्त कर लिया है कि बड़ी से बड़ी कंपनी को भी हिंदी के कुंजी पटल समझे, कीबोर्ड तो रिपीट करती हूँ, आज हिंदी ने वो स्थान प्राप्त कर लिया है कि बड़ी से बड़ी कंपनी को भी हिंदी के कीबोर्ड सम्मिलित करने पर विवश होना पड़ा है। समय जहां थम जाए, वर्चस्व हिंदी का वो हो कि जब हमारी ईमेल आईडी भी हिंदी में बनने लगे। जी नहीं यूज नहीं कर सकते तो ऑलराइट नो प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है, नो प्रॉब्लम। निष्कर्ष ये कि यदि भारत अपना विकास जारी रखना चाहता है, ये कुछ प्रश्न छोड़ के जाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। यदि भारत अपना विकास जारी रखना चाहता है, यदि भारत अपने हिंदी प्रेमियों को विकसित करना जारी रखना चाहता है, एक ठोस निष्पक्ष आधार देना चाहता है जहां विषय वस्तु, ये गूगल ट्रांसलेट के बारे में कल बात हो रही थी तो हमने देखा कंटेंट क्रिएटर, तो उसने बोला खुश भगवान, तो कंटेंट को कंटेंट हो गया। जहां विषय वस्तु कंटेंट पर लगातार सेंसर किए जाने और छाया प्रतिबंध आदि के बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहता है, तो भारत को अवश्य अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। उदाहरण के लिए हाल ही में 2024 के चुनावों को प्रभावित करने वाला एजेंडा चलाने वाले संगठनों पर से वर्तमान कुल निर्भरता को अवरोध करने, रोकने, अंततः पूर्ण रूप से निष्क्रिय करने के लिए अपने स्वयं के मंच बनाने ही होंगे। प्रश्न, भारत पूर्णतः स्वतंत्र कब होगा? इस प्रश्न के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत और सॉरी बिफोर आई डू दैट, आप लोगों को जो पहले मैंने बोला था, एक तो ये मैं शेयर कर दूँ, ये इस विश्व की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं वो इस तरह से छाप रही हैं, जो फैक्ट्स, जो डाटा पेश कर रही हैं वो इस तरह से लिख रही हैं। ये कोई कंपनीज हैं, हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं। और ये देखिए, ये यहाँ पर छोड़ दूंगी, जिसको आगे देखना आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लीजिए। आप लोगों को ये जानकर बहुत आप लोगों को आप गर्वान्वित महसूस करेंगे। ये है YouTube चैनल पर सबसे अधिक सब्सक्राइबर्स कौन है? नंबर 1 पर है टी सीरीज विद 257 मिलियन फॉलोअर्स। जी, तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहित, और ये देख लीजिए Spotify जो संगीत के लिए माना जाता है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवाइडर, आप ये देखिए इसमें है अरिजीत सिंह जी नंबर 12 पर है। ठीक है, तो आप ऐसे देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। समाप्त कर चुकी हूँ मैंने अपनी आधी स्पीच भी कर दी। थैंक यू सो मच अपर्णा, आपका जोरदार तालियां अपर्णा के लिए। मैं धृष्टता करता हूँ बोलने की, जितनी आप सुंदर हैं उतनी सुंदर आपकी वाणी। आगे हम बढ़ते हैं। एक बहुत ही बड़ा नाम मॉरिशस में हम हैं, हम आपके अतिथि भी हैं, पर इतना अच्छा कार्य अभी से नहीं, हम तो आजकल से कर रहे हैं रेडियो पे। आप कई सालों से हैं मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में। जी हाँ, मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर शशि दुगन फ्रॉम मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। सभागार में उपस्थित
सभी आदरणीय गण, सबका अभिवादन मॉरिशस में। जैसा कि कहा, मैं भी सीधा विषय पर जाऊंगी क्योंकि कोशिश करूंगी कि मैं अपने समय पर निर्धारित रहूं। जैसे कि मॉरिशस में रेडियो और टेलीविजन रेडियो को 1927 में कुछ ही वर्षों में हम 100 साल अपनी शताब्दी जो है मनाएंगे मॉरिशस में हिंदी को लेकर। और 100 साल की शताब्दी को इतने कम शब्दों में संजोना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं समय के साथ न्याय कर सकूं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने इस विश्व रंग के मंच से जो है इतने लोगों के साथ जो हमारी स्थिति अन्य देशों में दिखाई दी, उसको देखते हुए मैं मॉरिशस की भूमिका मानना चाहूंगी कि मॉरिशस में एक समय था जब हमारे पूर्वज जब भारत से आए थे तो वो शिक्षित नहीं थे, उनको अपने हस्ताक्षर भी नहीं करने आते थे। जिन संघर्षों का सामना उन्होंने किया, वहां उन्होंने सबसे पहले बैठकों के माध्यम से जो है हस्ताक्षर करना सीखा ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। और उस अधिकारों से आज हम कहां तक पहुंचे हैं ये तो आप सभी जानते हैं। जनसंचार अपने आप में एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो मॉरिशस उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और खास तौर पर भाषा को, हिंदी भाषा को लेकर मैं कहूंगी क्यों, क्योंकि देखें आज मॉरिशस, जहां मैंने कहा कि हिंदी जो थी वो बिल्कुल भी नाम मात्र भी नहीं थी, लिखना भी नहीं उनको अपना हस्ताक्षर, क्योंकि बहुसंस्कृतीय थे वे लोग थे, तमिल, तेलुगु, बिहारी सभी, लेकिन अशिक्षित होने के कारण वो लिख नहीं पाते थे। लेकिन जब शिक्षा सीखी और इसकी बदौलत जब पूर्वज में उनको हक मिला, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ उनके मनोरंजन के लिए। क्योंकि जैसे हम सभी सहमत हैं कि जनसंचार शिक्षा, मनोरंजन और समाचारों और सूचनाओं को अवगत कराने का माध्यम है, सशक्त माध्यम है। और उस समय उनके लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं था। और जब पूर्वज हमारे भारत से आए थे तो उनको कोई ना कोई भाषा देनी पड़ती थी। तो उसके लिए जब डॉक्टर मगनलाल जो खुद स्वयं गुजराती थे, उन्होंने ये बात जान ली थी कि हिंदी जो है वो सबको जोड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानी सबसे पहली पत्रिका उन्होंने गुजराती में लिखी थी। जब उन्होंने देखा कि ये भाषा जो है शायद कहीं छूट जाए, तो उन्होंने हिंदी में जो है सबको जोड़ने का प्रयास करते हुए हिंदी भाषा में लिखा। और इसी बदौलत जो है रेडियो में प्रसारण होने लगे सर्वप्रथम हिंदी को लेकर, और वो भी उस समय समाचार, शोक समाचार, क्योंकि उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, कोई मनोरंजन का साधन नहीं था दूर दूर तक के लिए। तब उनके लिए जो है समाचार, विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, इस रेडियो के माध्यम से उनको ये समाचारों के द्वारा अवगत कराया जा रहा था। और आज देखिए स्थिति, धीरे धीरे जब ये भाषा पलने लगी, बढ़ने लगी, विकसित होने लगी, तो हमें समय मिला ज्यादा। एक पिक्चर जो थी, एक सिनेमा, जैसे सभी लोगों ने कहा कि हिंदी सिनेमा ने अपनी अहम भूमिका देश विदेशों में भाषा को लेकर जो है अपना रोल निभाया है। उसी समय जो है रेडियो के माध्यम से उनके मनोरंजन के लिए गाने बजवाए जाते थे, जो पोस्ट कार्ड द्वारा उनकी डेडिकेशन जो होती थी उनको प्रसारित किया जाता था। इस मांग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा समय हमें ज्यादा मिला, और जब ज्यादा समय मिला तो उसके साथ लोगों को ये आपकी पसंद कार्यक्रम शुरू हुआ। इस तरह से अगर मैं कहूँगी तो बहुत लंबा इतिहास है। शायद मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि जहाँ सभी देशों ने अपनी स्थिति बताई जो हिंदी को लेकर अच्छी है, लेकिन मुझे बड़ी गर्व की महसूस होता है कि मैं भारतीय मूल की हूँ। मैं मॉरिशस में आई, वो स्थिति भी थी जब हिंदी के लिए कोई साधन नहीं थे, लेकिन आज वो लोग जो हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते थे, आज जनसंचार के सभी आधुनिक माध्यमों से अवगत हैं। और उसी को लेकर मैं बता दूं कि आज मॉरिशस, भारत से बाहर अगर कोई देश है, मैं त्रिनिदाद गई हूँ, सूरीनाम गई हूँ, फिजी गई हूँ, भारत से बाहर मुझे बिरले ही कोई देश ऐसा मिला है जहां बहुसंस्कृतीय भाषाओं को के लिए एक अलग अलग चैनल पूरा हो। मॉरिशस में 13 चैनल, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, सबके लिए, हिंदी, भोजपुरी, सबके लिए चैनल। इसके अलावा 3 हमारे चैनल, पहले जो समय हमें सिर्फ आधे घंटे का, 1 घंटे का मिलता था, धीरे धीरे बढ़ते आज हमारे 3 चैनल जो हैं, 2 FM और 1 AM, जो 24 आवर 24 घंटे हिंदी भाषा में प्रसारण करते हैं। ये हमारे लिए बहुत
बड़ी गर्व की बात है। और सबसे बड़ी उपलब्धियां हमारे लिए आज हिंदी को लेकर कि भारत से बाहर मॉरिशस ही एक ऐसा देश है जहां हिंदी भाषा को लेकर इतना विकास हुआ है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 3 बार मॉरिशस में लगाए गए। तालियां जोरदार। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और विश्व से जोड़ने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय को स्थापना भी मॉरिशस में मिली भारत से बाहर। ये और उसका ही आज मैं परिणाम देख सकती हूँ कि विश्व रंगमंच जो है आज जुड़ सका है, जहां हम अनेक भारत से बाहर जो रहने वाले लोग हैं उनसे मिल सके हैं। यहाँ स्थिति मैं बताना चाहूंगी, इसके अलावा आज जनसंचार के कोई ऐसे माध्यम नहीं है जहाँ की मॉरिशस में उसकी कमी हो, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे इंस्टाग्राम है, हाँ सब है। मैं ये खत्म कर, जहाँ रोटी का साधन मैं बता दूँ एक छोटा सा उदाहरण। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो हिंदी बोलने वाला कोई होता नहीं था, जबकि वो गांव से निकले थे वो लोग, लेकिन शर्म करते थे कि नहीं। तो मैंने एक दिन डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर सर्जन थे जो हार्ट सर्जन थे, तो आप हिंदी में इंटरव्यू दें? तो कहने लगे नहीं, जब हिंदी की बात आती है तो सिर्फ मुझे सब आगे कर देते हैं और बाकी सब मुझे यही भाषा से फिर देखते हैं। तो आज वही डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि शशि जी मुझे गर्व है कि आपने मेरे अंदर सोई हुई भावना को जगाया। इस तरह के इन्होंने कहा कि रोटी का माध्यम आज जो सिर्फ हिंदी सिर्फ कुछ संस्थाओं तक ही सीमित थी, आज रोटी का साधन बन रही है। वो व्यापार में चाहे कानूनी संबंधी विषयों को लेकर है, पर्यटन में देख लें, जैसे इन्होंने कहा छोटी सी व्यापार की में मॉरिशस में जब पर्यटक जो उतरते हैं तो वो हिंदी भाषा का प्रावधान है। एयर मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रावधान है। कहीं पर्यटन में चले जाए हिंदी भाषा से उनका स्वागत किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत गर्व है कि अगर मैं भारत से बाहर निकली तो मॉरिशस जैसे देश में जहां हिंदी जो है अपनी पूर्ण विकास चरण पर है, हमें और आप पर बहुत बहुत गर्व है और जोरदार तालियों के साथ मॉरिशस जो अंतरराष्ट्रीय मैप में अगर आप देखें वो बिंदु है, वो आज बिंदु चमकता हुआ सितारा मॉरिशस हिंदी भाषा के माध्यम से जाना जाता है। इसके लिए जय हिंद जय मॉरिशस। धन्यवाद आपके सब बच्चे ने सीमा का ध्यान रखते हुए। और आगे शालिनी वर्मा जी जो कतर से आई हुई हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। मैं शालिनी जी को इतनी देर से देख रहा था कि आगे आप, पर अब समय आ गया है। शालिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे FM पे शशि जी, मैं भी FM पे पिछले 20 सालों से साउंड एशिया 88 FM नैरोबी 89.9 पर, और क्या कहें मेरे पास कई बार अमीन सयामनी की आत्मा आ जाती है। तो भाई और बहनों हजरत पायदान पर है शालिनी वर्मा। धन्यवाद अभिजीत जी, और बहुत अच्छा संचालन अभिजीत जी आपका। और आप सबको नमस्कार करती हूँ। मंच पर आदरणीय ओम थानवी सर हैं, प्रियदर्शन जी हैं और बाकी प्रबोध जन हैं, सबको मेरा नमस्कार है। और जो हमारा विषय है जनसंचार का माध्यम, उसमें हिंदी का प्रसार किस प्रकार किया है, तो उसके ऊपर अपनी बात रखूंगी। कतर में बहुत वर्षों से रह रही हूँ और अभी मुझे कतर बोलते हुए थोड़ी सी शंका हो रही है, क्योंकि आज सुबह बस में किसी ने मुझसे कहा कतर जहाँ पे 8 भारतीयों को पकड़ लिया गया था, तो मुझे लगा कि मैं कतर बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो खैर वो देशों की बात होती है। अब मैं जनसंचार में रेडियो मैंने मुख्य रूप से इस पर काफ़ी काम किया है और शोध किया है। उसके 5 बिंदु आपके सामने रखूंगी कि उसने हिंदी का प्रचार और प्रसार किस प्रकार किया है कतर में। तो सबसे पहले तो एक भ्रांति बड़ी होती है कि प्रवासी साधन संपन्न, तो सारे प्रवासी साधन संपन्न नहीं होते। तो कतर में जिस देश की मुख्य भाषा अरबी है, फिर भी वहाँ हिंदी का इतना प्रसार किस प्रकार है, तो वो रेडियो, कतर का जो रेडियो है एक बड़ा उसका माध्यम है, जिससे 1965 में वहाँ पहली बार हिंदी उर्दू रेडियो आरंभ हुआ। उससे पहले वहाँ कोई हिंदी उर्दू रेडियो नहीं था, वो वहाँ का पहला चैनल था। उसके बाद अगर आज मैं कहूँ तो 11 भारतीय भाषाओं के FM वहाँ पर हैं जो लगातार 24 घंटे ऑन एयर रहते हैं। उसमें से 5 केवल हिंदी भाषा में सुबह से शाम तक वहाँ पर प्रसार होता है। और जैसे कि मैंने कहा, आप सबको पता होगा खाड़ी देशों में हमारे भारतीय श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और मुख्यतः दक्षिण भारत के हैं, लेकिन जो दक्षिण एशियाई समाज है
यानी कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देश, वहाँ के लोग भी हिंदी समझते हैं, तो ये रेडियो चैनल को वो लगातार सुनते हैं और लाखों की संख्या में रेडियो को सुनने वाले लोग हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कहते हैं कि जनसंचार का माध्यम यानी कि जो संवेदनाओं से जुड़ जाए, जो लोगों की भावना से जुड़ जाए। तो जब व्यक्ति देश से दूर रहता है तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को ढूंढता है, तो ये रेडियो जो है वो उनकी भाषा की जो एक दूरी है, कमी है, उसको पूरा करते हैं। अभी आपको लगेगा कि आज के समय में जब इंटरनेट इतनी आसानी से उपलब्ध है तो ये रेडियो की इतनी वहाँ पे पॉपुलर क्यों है, इतनी प्रसिद्धि क्यों है। तो वो यहाँ मैं उस बात को करूँगी कि जो हमारे श्रमिक बंधु हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में है, हालांकि कतर की जो भाषा है अरबी है, लेकिन उनकी संख्या मात्र 4 लाख है और बाकी 8 लाख हमारे भारतीय वहाँ रहते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों से आए लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी से बंधे हुए हैं। तो जहाँ भारतीय गाने, जैसे उन्होंने कहा कि बॉलीवुड संगीत जो है लोगों को जोड़ देता है, आपके मन को जोड़ देता है, तो ये रेडियो उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं कहूँगी और दूसरे भी संचार माध्यम उनका भी कतर में क्या योगदान है? जी, सबसे ज़्यादा प्राथमिक चैनल तो वहाँ पर जो टीवी में तो हिंदी का इतना नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2 बार हिंदी पिक्चरें आती हैं और थोड़ा सा हिंदी संगीत का आता है, लेकिन रेडियो की भूमिका वहाँ काफ़ी है। हिंदी पत्रिका, एक पत्रिका मेरी अपनी भी है जो वहाँ पर हिंदी में अपना काम कर रही है। और सबसे ज़्यादा रेडियो सुलभ है, सहज है, सस्ता है। तो जब ये श्रमिक लौटते हैं तो ये उसके रेडियो एंकर के माध्यम से अपनी बात करते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं और कहते हैं कि मन की बात करने के लिए आपको कोई एक मिल जाता है, तो वो रेडियो उनके लिए। इसके अलावा बहुत मन की बातें आपकी बहुत सुलभ है, समय की भी कमी है। तो मैं 2 पंक्तियों में अपनी बात खत्म करूंगी कि जब कोरोना समय था तो कोई विश्वसनीय माध्यम इंटरनेट पर हम हमेशा शंका में रहते थे कौन सी बात सही है कौन सी नहीं। तब इस रेडियो ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हमारी जो भारतीय दूतावास है उसने रेडियो के माध्यम से सारी सूचनाएं प्रसारित की कि किस समय फ्लाइट रहेगी, तब रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका वहाँ आई। और जो हमारे भारतीय बच्चे हैं उनको ये बुलाते हैं एज ए एंकर, उनके प्रोग्राम रहते हैं, तो भारतीय बच्चों को इन सारे रेडियो ने बहुत अच्छे से जोड़ा है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शालिनी जी। और अब हम आ गए अंत की ओर। हमारे सामने जो है एकमात्र हमारे बहुत ही क्या कहेंगे देश के एक वरिष्ठ नागरिक जिनके बारे में जो बातें की जाए कम है, जनसत्ता के पूर्व संपादक, इसके अलावा वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति, अज्ञेय जन्मशती पर अपने अपने अज्ञेय ग्रंथ का आपने संपादन भी किया है। आपका मोहन जोगड़ो जो वृत्तांत है वो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि यात्रा वृत्तांत को ज़्यादा लिखा जाए। परसों ही मेरी अशोक चक्रवर्ती से बात हो रहे थे, वो यही कहते हैं यात्रा वृत्तांत का आजकल बहुत प्रचलन है। खैर मेरी बात नहीं है, मेरी अपनी बात है। शमशेर पुरस्कार से सम्मानित, साहक सम्मान से सम्मानित, बिहार पुरस्कार से सम्मानित देश के प्रशस्ति ओम थानवी जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आप धन्यवाद। एक तो इस सत्र में इतनी अच्छी काम की बातें हुई, और ज़्यादा काम की बातें हो सकती थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल जैसे रेडियो पे धीमी गति के समाचार आते हैं, ये तेज गति का सत्र इतना तेज गति से हुआ। मेरे ख्याल में इतनी दूर से जो लोग तैयारी करके आए, तो मैंने तो कोशिश की अध्यक्ष के नाते कि 5 का कम से कम 8 मिनट हो, पर आजकल अध्यक्षों की भी चलती कहाँ। लेकिन अब ये है कि सबका समय निर्धारित होता है, अध्यक्ष का नहीं होता। आप इसका बदला नहीं लूंगा आपसे, क्योंकि सभी लोगों ने संयम रखा, पर 1-2 मिनट शायद अधिक हूँ। एक तो ये कि हिंदी का संसार बहुत बड़ा है, यहाँ आकर के भी हम लोगों ने देखा, आप सब लोगों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का जो विषय है वो यही था, और उसके साथ में जो संचार माध्यम है इसकी बात कुछ वक्ताओं ने बड़े सुंदर ढंग से की, कुछ ने उसके बारे में नहीं उनको याद रहा कि कैसे उसका लाभ जो है वो हिंदी को मिल सकता है। तो हिंदी की दुनिया किस तरह बड़ी है साहित्य में, पत्रकारिता में और संस्कृति के और अलग अलग जो पक्ष हैं उसके बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो चीज़ दर्शन जी ने शुरू में कही कि बौद्धिक क्षेत्र में हिंदी क्या कर रही है, और बाहर प्रवासियों की बात ही नहीं है। उन्होंने प्रवासियों की बात की कि प्रवासी जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें वो उस तरह का स्तर नहीं है, लेकिन जो देश में भी जो लिखा जा रहा है उस पर भी सोचना चाहिए कि किस तरह का बौद्धिक समाज हिंदी में हम बना रहे हैं। इतनी व्यापक समझ होने के बावजूद हम लोगों में एक संकीर्णता जो है वो चली जाती है। उस संकीर्णता से बरी होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी अपने आप में एक उदारता का, एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी शब्द आप जानते ही हैं कि फारसी का है, और हिंदी हिंदुस्तान, और इतना आगे पहुंच जाने के बाद और हिंदी का पसारा इतनी दुनिया में हो जाने के बाद अब इस बात पे बहस चलती है कि कोई शब्द मैंने अगर ट्विटर पे लिखा, वो शब्द अरबी या फारसी या तुर्की या पश्तो के मूल से आता है, तुरंत कोई गला पकड़ने को तैयार होगा, कहेगा अरे आप तो ये तो वहाँ का है, वहाँ का बहुत बड़ी समस्या। मतलब अब उनको कहें कि हिंदी खुद अगर संस्कृत का शब्द नहीं है तो ये, और संस्कृत तो खैर माँ ही है, और संस्कृत का व्याकरण और तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी उर्दू का व्याकरण भी तो वही व्याकरण है, कोई बहुत फर्क नहीं है। तो ये एक जो मिली जुली दुनिया का प्रतीक हिंदी है, उसको हम लोग अगर चौपट करने का सोचते हैं तो जो भौतिक समाज हमको बनाना चाहिए और जितना परिपक्व समाज बनना चाहिए वो परिपक्व समाज हम नहीं बना पा रहे। जैसा अभी कहा शिप्रा जी ने अपने परिधान के बारे में कि ये भारत का रंग है, तो भारत का रंग तो सबने जो मेरे ख्याल में पहना वो सभी भारत के रंग है। हरा रंग क्या भारत का नहीं है? हम क्यों इस तरीके से है ना? तो मेरा मानना ये है कि ये हमारा एक बौद्धिक दायरा वो बड़ा होना चाहिए। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि हिंदी के प्रसार के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारें जो काम कर रही हैं, वो खूब पैसा लगा के, मैं विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में भी गया था, न्यूयॉर्क में भी मैं वहाँ पे गया था, बल्कि न्यूयॉर्क में तो मुझको कहा गया कि अचानक एक सभागार में कि आप ओम थानवी इस विषय पर बोलेंगे, मुझसे कभी बात ही नहीं हुई थी। बिना तैयारी के आप कैसे, मतलब आप किसी को आप कहें क्या क्या के बोलिए, मैं नहीं बोला। उसके बाद में बदनामी हुई कि बोला आप जाके बोले ही नहीं, ऐसे थोड़ी कार्यक्रम होते हैं। तो और जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम भी जिन लोगों ने किया है सुनियोजित है, तैयारी है, आपके पास में एक पुस्तिका है और आपको कहा भी गया है, एक विषय भी हमारे सामने, ठीक है समय की थोड़ी किल्लत हुई। तो जो गैर सरकारी स्तर पर काम हो रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, वो बड़े काम हो रहे हैं। और जो नागरिक बाहर रहते हैं उन्होंने अपने स्तर पे, हमारे दोस्त परमेश गुप्ता बैठे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके वहाँ लंदन में कार्यक्रम करते हैं। मतलब ये डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं वहाँ जापान गया भी था। हिंदी के लिए जो लोग दूर सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए भी, ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सचमुच उनका लगाव अगर है हिंदी से, तो एक अच्छी हिंदी, जो रामचंद्र वर्मा जिसको अच्छी हिंदी कहते थे, जो बोलचाल की हिंदी, वो हिंदी जिसमें और भाषाओं के शब्द सहजता से, अंग्रेजी के शब्द आप जो बोल रही थी अपर्णा जी, तो अंग्रेजी के शब्द बीच में आए, तो ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है कि आप उसको कुंजी पटल की जगह कीबोर्ड ही कहें, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कुंजी पटल के नहीं, मैं इसलिए आपका पक्ष ही ले रहा हूँ क्योंकि बाद में आपने बड़ी सहजता से अंग्रेजी शब्द बोले, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में कोई ऐसा बहुत ऊंची भाषा, दुश्मनों की भाषा नहीं है। तो ये है, और लेकिन संचार माध्यमों का चूंकि बहुत प्रसार हो चुका है, उसका इस्तेमाल हिंदी में कितना हो रहा है, ये कह के खुश होने की जरूरत नहीं है कि देखिए हिंदी में बहुत सारे ट्वीट आते हैं, बहुत सारे लोग जो हिंदी में आने लग गए हैं। इसको और ढंग से भी देखिए कि उन प्रसार माध्यमों में हमारी सरकारों की भूमिका कितनी है, कि आप क्या, सरकारें तो आपको खबरें मिलती होंगी कि वहाँ पे बंधन सोचे जा रहे हैं कि कैसे एक भौतिक समाज बनाने में चूँकि सोशल मीडिया की भूमिका आ रही है, तो उसमें बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग तो जो चाहे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कैसे ऐसा कानून देश में लाया जाए कि उनका मुंह बंद किया जाए। तो इस पर चिंता कीजिए, ये हिंदी वालों को फिक्र करने की जरूरत है, उसके बारे में बोलने की जरूरत है, उस पर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर
एक माध्यम पैदा नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ और आपने उसका गला जो है वो दबोचना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं खोट है। क्योंकि राजनेताओं की तो देखिए बेईमानी उनके चरित्र में ही होती है, उनका काम है, लेकिन नागरिकों का ही दायित्व है कि वो बोले और उनकी बोली में जान हो, वो मुखर हो, और इस पर ख्याल करना चाहिए। अब देखिए कि रेडियो का, टेलीविजन का और जो माध्यम है, छपाई के जो माध्यम है वो पहले से चले ही आ रहे हैं, उस सब में कौन सी हिंदी आजकल लिखी जा रही है? उसमें इतने अंग्रेजी के शब्द होते हैं कि आपको कहना मुश्किल है वो हिंदी है, वो हिंदी हमको शर्मसार कर रही है। मतलब ऐसे लोग, और जो खासकर जो टेलीविजन पे हैं, प्रियदर्शन जी जैसे लोग तो अपवाद हैं, इतने बड़े NDTV चैनल से आते हैं और हमारे साथ जनसत्ता में भी रहे हैं, हिंदी के बड़े कवि लेखक हैं, लेकिन ऐसे लोग तो अपवाद हैं जो बोलते हुए आपने देखा आज भी बोले तो उसमें अंग्रेजी के शब्द नहीं थे। लेकिन टेलीविजन का जो वहाँ पे संवाददाता खड़ा है, सामने आएगा, आपको पता चलेगा अंग्रेजी के शब्द ही चल रहे हैं, क्योंकि उसको दिमाग पे बोझ डालना ही नहीं पड़ता, तो थोड़ा बोझ डालना पड़ेगा सही शब्द की तलाश के लिए। जरूरत नहीं है बोलचाल में जो शब्द आते हैं, और कई बार मुझको भी लोग कहते हैं आप इतने परेशान क्यों होते हैं कि तो बोलचाल में अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं, ये चलेंगे और इसलिए आने दीजिए। ऐसे नहीं आने देंगे। क्या आप अंग्रेजी जो भारत में जो अखबार अंग्रेजी में छपते हैं, क्या वो उस किस्म की अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं जो बोलचाल में खराब अंग्रेजी बोली जाती है? वहां पर तो आप ख्याल रखते हैं कि क्योंकि एक अनुशासन भाषा में रहना चाहिए, भाषा एक अनुशासन मांगती है, वो अनुशासन अगर आप तोड़ देते हैं और एक तरह का, ठीक है स्वतंत्रता अच्छी चीज है, आजादी भी रहनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना हो कि जो गांधी जी कहते थे कि खिड़कियां खुली रखिए, इतनी भी नहीं खोली कि आपको ही उड़ा दें, तो आपको अंग्रेजी उड़ा दे या आपको सरकारें उड़ा दें, तो आप इसका मतलब सावधान नहीं है। और अंत में जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए रेडियो टेलीविजन ये बहुत बड़े माध्यम हैं, ये संचार माध्यम पिछले वर्षों में इतना पनपे हैं और भारत जैसे देश में तो बहुत जरूरी है। और ये जो दूसरे माध्यम हैं ट्विटर, फेसबुक या और दूसरे, उनकी वजह से दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। मेरा अखबार दिल्ली में छपता था, मुंबई में छपता था, कलकत्ता, चंडीगढ़ में छपता था, तो एक उस जमाने में ब्लॉग मोहल्ला लाइव करके हमारा दोस्त अविनाश दास जो सिनेमा फिल्म बनाते हैं, कल उनको मुंबई में मिलने भी आए थे, अनारकली और बहारा फिल्म भी उन्होंने बनाई, वो मोहल्ला लाइव चलाते थे। मैं अपना कॉलम अनंत अपने अखबार में छपने के बाद उनको भेज देता था मेल पर, और वो उसको मोहल्ला लाइव में ताकि लगा सके, क्योंकि हमारा तब वो नहीं था जो ई संस्करण जो होता है वो नहीं था, अब वो भी होने लगे। तो आप देखिए कि जो चीज मेरे पास जो दिल्ली में छप रही है वो तत्काल दुनिया भर के देशों में पहुंच जाती थी, ये माध्यम। अब तो माध्यम बहुत ज्यादा हो गए, आप लिखिए, आप ट्विटर पे जो है उसका लिंक लगा दें, दुनिया भर में पहुंच जाता है। ऐसे वक्त में जब इतना प्रसार हो गया और हिंदी का इससे कितना लाभ हो सकता है, भारत में आज भी रेडियो को लाइसेंस नहीं दिया जाता है कि आप बौद्धिक गतिविधियों को, जो निजी क्षेत्र है, तो टेलीविजन में तो छाया पड़ा है, लेकिन रेडियो सरकार के चंगुल में है। आप सिर्फ FM का लाइसेंस ले सकते हैं, उसमें आप देखते हैं कि FM के नाम पे कितना शोर शराबा, और हिंदी तो उसमें वही मैंने कहा जो खिचड़ी भाषा सबसे ज्यादा तो FM में ही बोली जाती है, लेकिन हिंदी में कोई चर्चा होती हो। अब कुछ जो निजी टेलीविजन चैनल हैं उन्होंने कुछ शुरू कर दिया है पॉडकास्ट, और उसको रेडियो कह करके, जो ठीक है वो एक तरह का रेडियो माने, लेकिन सरकारें लाइसेंस जो है वो नहीं देती हैं कि आप रेडियो चलाइए, क्योंकि रेडियो, टेलीविजन और बाकी जो छपी हुई चीज़ें, उनमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। फर्क देखिए कि रेडियो टेलीविजन के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कहता हूँ पढ़ो का बात, आप देख सकते हैं, आपको लिपि की जरूरत नहीं है, तो आप रेडियो सुनते हैं। तो गांव का किसान भी, आप देखिए जमाना था जब साइकिल पे रेडियो टंगा रहता था, अब रेडियो पे अगर FM आ रहा है और उसकी भी सीमा 100 किलोमीटर से अधिक की नहीं है, तो क्या रेडियो खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर खत्म हो गए, आप दोबारा उनको जला सकते हैं अगर उसमें कुछ आता हो। तो देखिए आप लंदन जाते हैं और आप हवाई अड्डे से बाहर निकले तो टैक्सी में आपको चैनल 4 पर लोग चर्चा कर रहे हैं, बहस चल रही है किसी मुद्दे पर, बांग्लादेश में कुछ हो गया उसमें बहस हो रही है। तो ये जो चीजें हैं ये एक अलग तरह का संसार बनाती हैं। दुर्भाग्य से हिंदी में वो नहीं बन रहा है, इस ढंग की चर्चाएं नहीं हो रही हैं। एक बौद्धिक समाज
बनाने में हिंदी की भूमिका होनी चाहिए। और जो मिलीजुली, जिसका जिक्र प्रियदर्शन जी ने किया कि मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक हिंदी है, ऐसा मिला जुला समाज बनाने में हमारी भूमिका हो। ये देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमको इस बात का अफसोस है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भी हो रहा है और लोगों के साथ भी हो रहा होगा, लेकिन अगर जापान में आज कोई जलजला आता है, हमें उसकी भी फिक्र होनी चाहिए। आज भूकंप आया है पर हम चिंतित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं को चिंता नहीं परेशानी हुई होगी। ये कोई बात नहीं हुई, ये बात नहीं, पेट में भूकंप आया हुआ है, ये कोई बात नहीं हुई। तो नागरिक जो हैं वो सरोकार रखें और हिंदी की दुनिया जो है वो एक बड़ी दुनिया बने, जिसमें इस किस्म का समाज, इस किस्म का बौद्धिक मयार वो देखने में आए, जो दुनिया को बढ़ाए। अंत में जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सुरेश सेतुपर्ण जी का जो आयोजन था उसमें भी ये बात कही थी कि, और आपने अभी वो जो जब तोप मुकाबिल हो उसका भी उल्लेख किया, तो उर्दू का शेर है भाई। ये तो अच्छी बात है कि ये जो एक बड़ी दुनिया हिंदी की है, लेकिन हिंदी में तो उर्दू के इतने शब्द हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम बालक, स्त्री, पुरुष, इसकी जगह पे आदमी, औरत, बच्चा बोलते हैं, मकान, दुकान, बरामदा बोलते हैं, हमको पता नहीं कहाँ से आए। लेकिन फिराक गोरखपुरी साहब ने एक बार एक हिंदी संस्थान के लिए काम किया था लखनऊ के लिए। उसमें उन्होंने एक ऐसी सूची बनाई, जो हम जानते हैं उर्दू के महान शायर थे, जिसमें एक शब्द जो है, उर्दू साहित्य का इतिहास किताब है, एक शब्द संस्कृत का है या हिंदी का कहिए, मूल संस्कृत से आया हुआ, और दूसरा संस्कृत जो शब्द है वो अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो का है। और वो दोनों शब्द युग्म के रूप में आकर के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हंसी खुशी, हंसी मजाक, दीन धर्म, चौराहा, शादी ब्याह। अब शादी शब्द जो है वो फारसी का है, विवाह संस्कृत का है बोलचाल में, और चोली दामन। तो ये जो चोली दामन का साथ है, ये जिस तरह का समाज भारत ने बनाया है, चोली दामन का समाज, जिस तरह की हिंदी बनाई है, चोली दामन की हिंदी, इसको मेरा मानना ये है कि संचार माध्यमों की मदद से और इसका पसारा होना चाहिए, तो एक बड़ी दुनिया बननी चाहिए। बिल्कुल एक बड़ी मैंने दुनिया थोड़ा समय ले लिया, वो आपके लिए जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत आभार, जवाहर जी का आभार, सभी विश्व हिंदी सचिवालय के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका आभार।